हुआ। अब कस्टमर का ऑर्डर आया था, अब एक्सीडेंट हुआ, उसको प्रॉपरली टाइम पे ऑर्डर नहीं पहुंच सका। अब उसकी वजह से अब आपको नुकसान क्या होगा? एक तो जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो कस्टमर नहीं लेगा, वो आपका जो है वो ज़ाया हो गया। फिर कस्टमर के साथ जो आपकी गुडविल थी या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो ज़ाया। कब आपको कितना नुकसान हो रहा है, आपकी प्रोडक्शन ज़ाया हो रही है, आपको उसका कोई आइडिया नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, आपके पास वर्कर जो ऑपरेटर थे, किसी मशीन का ऑपरेटर था या एक्सपीरियंस वर्कर था, वो आपका इंजर्ड हो गया। अब उसकी जगह दोबारा किसी वर्कर को लेकर आना है, कितना टाइम लगेगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि भाई कोई एक्सीडेंट सऊदी अरब के अंदर हो जाता है, आपको अचानक लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप जो है अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से लेबर जो है वो सस्ती है, तो अगर आप उस तरफ जो है वो जाते हैं तो आपको वीज़ा जारी करना होगा, लोगों को जो है वो ट्रेन करना होगा, उनके जो है बाकी मामलात को देखना होगा। तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं एक वर्कर को दोबारा रिटेन करने में या नए वर्कर को जो है वो वापस काम पर लेकर आने के लिए। तो ये इसके अंदर कितना फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। फिर एक एक्सीडेंट हुआ, आपके को-वर्कर्स हैं, आपके सामने कोई बंदा गिरता है या उसको कोई इस तरह की इंजरी होती है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, तो उससे स्टाफ का मोराल जो है वो डिक्रीज़ होता है। जब स्टाफ का मोराल डिक्रीज़ होगा तो प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करेगा। आपके सामने एक बंदा गिरा तो वो विजुअल्स आपके सामने बार बार आ रहे हैं। एक सीढ़ी जिससे एक इंसान गिरा, अगर आपको कोई कहे कि भाई इसके ऊपर अब आप काम करो, तो आपके जहन में वो डर बैठा रहेगा, यार मैं ना गिर जाऊँ। तो उससे आप प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी कम होगी, उससे लोगों को जो है वो कंपनी का जो टारगेट है वो प्रॉपरली कंप्लीट नहीं होगा, क्वालिटी के अंदर फ़र्क आएगा, तो उससे भी आपको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा है। फिर अगर बात जो है वो सोशल मीडिया के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आ जाती है, तो उससे भी आपको काफ़ी आपकी इमेज को नुकसान पहुंचता है, आपकी रेपुटेशन जो है वो ख़राब होती है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन ख़राब हो, वो अपनी रेपुटेशन को दोबारा किस तरह बनाएगा, उसके अंदर कितना फाइनेंशियली उसको नुकसान होगा, वो चीज़ जो है वो क्वांटिफाई नहीं कर सकता। फिर इसी तरह अक्सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि कोई इस तरह का इशू हो, एक्सीडेंट हो गया, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा या लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, तो लोग अक्सर जो है वो स्ट्राइक्स के ऊपर चले जाते हैं। अब जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी ये बहुत इशू होता है कि ये क्लास 4 जो है ये स्ट्राइक पर चले जाते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी को जो है वो जैम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ना कोई जो है वो पढ़ सकता है, क्लासेस मनसूख होती हैं, तो उनसे आपको फाइनेंशियली नुकसान हो रहा होता है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब इस तरह का एस्पेक्ट होगा कि आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, आपके जो है फर्दर आर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, कस्टमर के साथ जो आपका रिलेशन है वो ख़राब होगा, वर्कर का मोराल जब डिक्रीज़ होगा तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी के अंदर असर पड़ेगा। आपको नए लोगों को ख़रीदने जो काम पे रखने के लिए आपको ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी है, ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज़ाया करवाने हैं आपने, तो इन चीज़ों का अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। तो ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस जो एक्सीडेंट की वजह से हों लेकिन उनको हम काउंट ना कर सकते हो, उन्हें इनडायरेक्ट, और जिन्हें हम काउंट करें वो डायरेक्ट कास्ट होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 4 दफ़ा कोई पेपर में आ चुका है कि फाइनेंशियल आर्गूमेंट्स के बारे में बताएं। एक सिनेरियो के अंदर एक्सीडेंट होता है, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन उसके ऊपर जो है वो पूछा जाता है कि भाई कैसे हम फाइनेंशियल लॉसेस को जो है वो बता सकते हैं या आपने बताने हैं कि कौन कौन सा फाइनेंशियल लॉस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो हुआ है। ठीक हो गया। तो ओवरऑल जो इस जो फाइनेंशियल रीज़न का इशू है कि लोग जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट होंगे, तो एक्सीडेंट होंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान होगा। नुकसान किस सूरत में होगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो कॉस्ट होती है जो एक्सीडेंट की वजह से क्वांटिफाई कर सकते हैं हम, एक्सीडेंट की वजह से एक एम्प्लॉयर के ऊपर पड़ती है। इसी तरह इनडायरेक्ट वो कॉस्ट है कि आप एक्सीडेंट के साथ डील कर रहे हैं, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जैसे आफ्टर शॉक कह लें या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कह लें, कि एक्सीडेंट के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, उनको डील करते करते जो आपका फाइनेंशियल लॉसेस आपको हो रही हैं, जिनको आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते, उन्हें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। तो ये दूसरा बहुत बड़ा रीज़न है हेल्थ एंड सेफ्टी की मैनेजमेंट की तरफ कि अगर आप वर्क प्लेस के अंदर
हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रॉपरली जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, इश्यूज़ को जो है वो सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली नुकसान हो सकता है। तो एक तो हमने पढ़ लिया कि मॉरल रीज़न है जिसकी वजह से हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फाइनेंशियल रीज़न कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट ऐसी होती हैं जिनकी इंश्योरेंस जो है हम करवा सकते हैं या जिनकी इंश्योरेंस होती है, और कुछ ऐसी हैं जिनकी इंश्योरेंस नहीं होती। आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसे कहते हैं आइसबर्ग स्टडी। आइसबर्ग एक जब भी समुंदर के अंदर आइसबर्ग की हम बात करते हैं तो आइसबर्ग जो सतह समुंदर के ऊपर नज़र आ रही होती है उससे कई गुना वो ज़मीन के या पानी के अंदर भी होती है। टाइटैनिक मूवी अगर आपने देखी हो तो उसके अंदर भी जब जहाज़ आइसबर्ग से टकराता है उनको लगता है कि भाई ये कोई बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो वो आइसबर्ग कई गुना नीचे पानी के अंदर भी होता है। तो जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इसकी इंश्योरेंस और अनइंश्योरेंस को इस आइसबर्ग से तशबीह दिया गया है कि ये जो इंश्योरेंस की कास्ट होती है ना, ये आइसबर्ग का वो जो फ्लोटिंग जो है वो सरफेस है जो आपको नज़र आ रही होती है पानी के अंदर, जो कि बहुत थोड़ी है, और अनइंश्योर्ड कास्ट वो है जो पानी के अंदर छुपी हुई है, जो एक इंश्योरेंस कास्ट से कई गुना ज़्यादा होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 1 पाउंड की इंश्योरेंस की हुई है तो 8 से 36 पाउंड आपकी जेब में से, एम्प्लॉयर की जेब में से जाएंगे। तो इंश्योरेंस बहुत सी कम चीज़ों की हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मेडिकल हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, फायर की सूरत में किसी बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक इक्विपमेंट की हम इंश्योरेंस जो है वो करवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वर्कर को कंपनसेशन देनी हो तो हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल ज़ाया हो गया, दोबारा लाना है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। वर्कर जो है वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 6 हफ्ते के लिए काम से गैरहाज़िर है, उसको सिक पे दे रहे हैं, कोई इंश्योरेंस नहीं है। ओवर टाइम लगा रहे हैं, लोगों को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं, नए लोगों को हायर कर रहे हैं, इक्विपमेंट को जो है वो रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन टाइम को बचाने के लिए आप जो है वो फर्दर पैसा लगा रहे हैं, तो ये सारे के सारे अनइंश्योर्ड कास्ट हैं, ये एम्प्लॉयर की जेब में से जाएंगे। बाकी इंश्योर्ड कास्ट जो है वो बहुत थोड़ी है जो अनइंश्योर्ड कास्ट के मुकाबले में। तो आइसबर्ग स्टडी से हम ये समझते हैं कि जब भी फाइनेंशियल लॉसेस होती हैं तो उसके अंदर इंश्योरेंस की अमाउंट बहुत थोड़ी होती है, बहुत कम होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से पे नहीं करता। लेकिन जो अनइंश्योर्ड कास्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि वो आपको जो है बिजनेस से आउट कर सकती है। आयोश के अंदर केस स्टडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके अंदर एक कोर्स के अंदर एक केस स्टडी है कि इंजीनियरिंग वर्कशॉप है स्मॉल साइज़ की, जिसके अंदर टोटल 12 लोग काम करते हैं। तो वहाँ पर एक मशीन ऑपरेटर है, उसके साथ क्या होता है, उसका हाथ इंटेंगल्ड होता है, खुले कपड़े पहने होते हैं, तो लैथ मशीन के अंदर उसका हाथ जो है वो फंसता है और सेवरल जगह से जो है वो टूट जाता है। तो उसको जो है फिर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो देनी पड़ती है और अस्पताल में लेके जाते हैं, तो उसका वो हाथ जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब जो है उसको कंपनसेशन अलग अमाउंट वो पे करते हैं, क्योंकि उसकी इंश्योरेंस होती है, वो करवा देते हैं। लेकिन उस जो है वो मशीन की वजह से उनकी रेपुटेशन इतनी जो है वो ख़राब होती है, इतना फ़ाइन जो है उनके ऊपर पड़ता है कि उनकी जो फाइनेंशियल लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो अपनी उस कंपनी को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, तमाम के तमाम लोगों को उस काम से निकाल कर अपनी कंपनी को नीलाम कर देते हैं। तो अगर मीडियम साइज़ या स्मॉल साइज़ ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके अंदर कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए मेजर, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिज़नेस से भी आउट हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान होता है जब आप हेल्थ एंड सेफ्टी को फॉलो नहीं करते। अब जिस तरह मैंने पहले बताया कि जब भी एक्सीडेंट की हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा पैसा ज़ाया होता है, तो हम हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर जो है वो पैसा नहीं लगाते।
लेकिन उसके आउटकम बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप शुरू में पैसा बचाने की तरफ, बिजनेस की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होगा आपका, तो एक एक्सीडेंट आपको इतना नुकसान पहुंचा सकती है कि अगर आपकी मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है तो जो आपने सेविंग की है वो और पास से भी इतना पैसा चला जाएगा कि आपको वो कंपनी जो है वो ख़त्म करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन फाइनेंशियल लॉसेस से बचने के लिए आप सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करें। अब जब भी सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट की बात आती है तो एक टर्म यूज़ होती है एज फॉर एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, कि भाई आप अपनी इस्तात के मुताबिक, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मुताबिक एक जो है हेल्थ एंड सेफ्टी को इतना मैनेज करें जितनी आपकी इस्तात है, एज फॉर एज रीजनेबल प्रैक्टिकेबल, कि भाई आपके पास जितनी अमाउंट है, जितने रिसोर्सेज हैं, उसके अंदर रहते हुए आप सेफ्टी को जो है वो फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है कि भाई सारे का सारा पैसा सेफ्टी में लगा दिया। रीजनेबल प्रैक्टिकेबल, आप इतना इन्वेस्ट करें कि वो रीजनेबल भी हो और प्रैक्टिकेबल भी हो, ताकि ना तो आपको कोई फाइनेंशियली नुकसान हो और इसके आउटकम बहुत अच्छे हैं कि जब आप सेफ्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक्सीडेंट रेट जो है वो कम होना शुरू होता है। जब एक्सीडेंट रेट कम होगा, प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होगी, तो वो जो आप पैसा बचाने की शुरू में सोच रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाएगा। तो लोग अक्सर आप देखते हैं कि भाई फलाना इदारा ISO 45001 सर्टिफाइड है, तो लोग इस तरफ क्यों आ रहे हैं, क्यों सर्टिफिकेशन करवाते हैं, क्यों ऑडिट परफॉर्म करवाते हैं, क्यों हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं? उनकी मेन वजह ये है कि भाई वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देते कि एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी रेपुटेशन, उनको इतना फाइनेंशियली नुकसान हो जिससे वो बिजनेस से जो है वो आउट हो जाएं। तो दूसरा मेन रीज़न कि भाई हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियली, क्योंकि आपको इतना नुकसान फाइनेंशियली हो सकता है कि आप बिजनेस से आउट हो जाएं। तो इस वजह से भी हमें हेल्थ एंड सेफ्टी को जो है वो मैनेज करना चाहिए वर्क प्लेस के अंदर।